हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकार जॉब न्यूज़ के वीकली करंट अफेयर्स वीडियो में। और ये है थर्ड वीक का कंटेंट। मतलब पिछले एक सप्ताह में जो भी मैंने बताया डिटेल में, उन सबको एक बार रिवाइज करेंगे शॉर्ट में। ओके, तो यहाँ अलग अलग टॉपिक वाइज लेते हैं और ढेर सारे क्वेश्चन हैं पिछले एक सप्ताह के, तो देखते जाइए आप। ओके, तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक मैं ये दिखा देना चाहता हूँ, ये क्या है। ये स्टूडेंट लीडर बोर्ड है। ऐप पर जो पिछले सप्ताह यानी सेकेंड वीक का जो टेस्ट था, उसमें जिन लोगों ने अव्वल स्थान प्राप्त किया है उनकी लिस्ट है। वैसे तो हजारों संख्या में है, लेकिन जो टॉप 5 है उनकी लिस्ट मैं यहाँ दे रहा हूँ। अगली बार से टॉप 10 भी दूंगा। तो नंबर 1 प्राप्त किया है स्थान यानी गोल्ड स्थान प्राप्त किया है गौरव सिंह राजपूत ने। सेकेंड स्थान यानी सिल्वर पोजीशन प्राप्त किया है प्रभात कुमार ने। थर्ड पोजीशन यानी ब्रॉन्ज स्थान प्राप्त किया है MD इकराम आलम ने। फोर्थ स्थान है चंद्रलोक कुमार, उनको मिला है। और फिफ्थ स्थान पर है सुगम कुमार। ओके, जब आप ऐप पर मेंबरशिप लेते हैं उस तब टेस्ट देते हैं तो वहाँ पर लीडर बोर्ड भी आ जाता है टेस्ट खत्म होने के बाद, कि पूरे तमाम स्टूडेंट्स में आपका स्थान कौन सा है, आपने जो पोजीशन प्राप्त किया है वो कौन सा है। ओके, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उनमें कितने सही थे, कितने गलत थे, और साथ में नीचे उन हर क्वेश्चन का डिटेल भी होता है काफ़ी विस्तार से। ओके, ताकि उन जो टॉपिक है उनको पूरी तरह से आप समझ भी सकें, एक बार वहाँ भी रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो देखिएगा ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ऐप है वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये टेस्ट। ओके, जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है उन लोगों को। अगली बार मैं फिर आऊँगा और अगले वीडियो में यानी फोर्थ वीक का जो करंट अफेयर्स वीकली होगा उसमें मैं आपको बताऊँगा टॉप 10 पोजीशन किन का है। चलिए अब शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि वीकली हम लोग टॉपिक वाइज लेते हैं। तो क्वेश्चन होगा यहाँ पर, शिक्षा मंत्रालय ने कितनी उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, या कहें सेंटर को कहा है कि आप एडमिशन नहीं लेंगे। इसका आंसर होगा 16 वर्ष से कम उम्र के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए वहाँ पर प्रवेश बंद हो गया है, यानी एडमिशन बंद हो गया है तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये गाइडलाइन जारी किया है और कई सारे इसमें गाइडलाइन बताए गए हैं। मतलब एक तो 16 साल से कम उम्र के बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते हैं कोचिंग सेंटर में। इसके अलावा भ्रामक वादे, अच्छे नंबरों की गारंटी, जैसे इस तरह की गारंटी जो है ना, उन पर पाबंदी लगा दी गई है। एक बार गाइडलाइन को देख लीजिए, यहाँ पर पूरा ये गाइडलाइन है। वैसे मैंने डेली के वीडियो में डिटेल बताया हुआ है और PDF में पूरा डिटेल दिया हुआ है। ओके, तो इसमें यही सब है। अच्छे नंबर की गारंटी नहीं दे सकते। जो ट्यूटर होंगे यानी पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनकी योग्यता कम से कम ग्रेजुएट तो होनी चाहिए। ओके, इनरोलमेंट वो 10th एग्जामिनेशन के बाद ही किया जा सकता है। कोचिंग में आप किसी को बुला सकते हैं। ठीक है, फीस वगैरह के बारे में भी है, वापस करनी होगी अगर स्टूडेंट मना करता है कि हम नहीं पढ़ना चाहते हैं तो। और इसमें खास बात यह है कि गाइडेंस देने के लिए मेंटल हेल्थ के टॉपिक की ट्रेनिंग भी दी जा सकती है ट्विटर को। और एक साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, उसका भी नाम और उसके वर्किंग टाइम की जानकारी देनी होगी। ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, वो मानसिक तनाव की वजह से सुसाइड वगैरह का भी कदम उठा लेते हैं। तो सब पर रोक लगाने के लिए ये सारे कदम गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 से 2022-23 यानी 9 वर्षों के दौरान कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। आज होगा 24.82 करोड़ लोग। कितना? 24.82 करोड़ लोग। ओके, तो ये एक डिस्कशन पेपर जारी किया है नीति आयोग ने, यानी चर्चा परिपत्र, और उसका नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-06। कब जारी हुई रिपोर्ट? 2014 जनवरी में जारी हुई है। किसने जारी की? नीति आयोग के CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, तो उन्होंने जारी किए। अच्छा, ये क्या होता है बहुआयामी गरीबी? क्या होती है ये गरीबी? तो हम मान लेते हैं कि पैसे कम है और वो कोई काम नहीं कर पा रहा है, मतलब एजुकेशन या फिर आर्थिक तंगी है, तो गरीबी के श्रेणी में हम देते हैं। उसके पास घर नहीं है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ एक अलग तरह की परिभाषा है। एक MPI है,
बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो दुनिया भर में इसका मान्य है, उसमें ये होता है कि इतने तरह के ये जो है इंडिकेटर्स हैं, और इनमें से अगर 4 उसके पास नहीं है तो मान लिया जाता है कि वो बहुआयामी गरीब है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में है वो। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है, एक बार आप देख लीजिए। ओके, अगर जैसे किसी के पास बैंक अकाउंट, एसेट, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, कुकिंग फ्यूल, स्कूल अटेंडेंस, ईयर ऑफ स्कूलिंग की कैसी है, मेंटल हेल्थ कैसा है, बच्चों की मृत्यु दर, न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। और अगर 4 में गड़बड़ी है, 4 तो माना जाता है कि वो बहुआयामी गरीब है। और यहाँ आंकड़ा देखिए, 2005-06 में बहुआयामी गरीबी 55.34% थी, और अब हम लोग देख रहे हैं 11.28%। तो गवर्नमेंट की ओर से जारी हुआ ये डेटा, यानी नीति आयोग की ओर से जारी हुआ डेटा। नीति आयोग स्थापना कब हुई थी? जनवरी 2015 में। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, और CEO BVR सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन, झारखंड सरकार ने जनवरी 2024 में कितने जिलों के 158 ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित किया है? आंसर का 17, टोटल 17 है, और सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया। और आपको बताऊं, झारखंड के गठन के बाद से 20 से अधिक वर्षों में 10 सूखा वर्ष आधिकारिक तौर पर घोषित किए गए हैं। ओके, झारखंड की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। गवर्नर है वहाँ के CP राधाकृष्णन। राजधानी रांची है। और अब डिजीज वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार ने एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत, उसका फुल फॉर्म क्या कहेंगे? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ, वो शुरू किया है। आंसर का इसका केरल। ओके, केरल। उद्देश्य ये है कि डॉक्टर की सलाह के बिना कोई एंटीबायोटिक दवा जो नो काउंटर से ना ले सके, और इसके लिए पूरी एक टीम वगैरह बनाई गई है ताकि वो छापेमारी कर सके अलग अलग जिलों में। केरल की बात कर रहे हैं हम लोग। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? P विजयन है। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, और राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। अगला टॉपिक है डिफेंस रिलेटेड, और क्वेश्चन होगा भारतीय वायुसेना के किस विमान का संभावित मलबा इसके गायब होने के 7 साल बाद जनवरी 2024 में बंगाल की खाड़ी में ढूंढा गया है? आंसर का इसका AN-32 एयरफोर्स का ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ये कब गायब हुआ था? 22 जुलाई 2016 को गायब हुआ था। किस परिस्थिति में? तो चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो पोर्ट ब्लेयर है, वहाँ के लिए उड़ान भरी थी, और अचानक वो गायब हो गया था। और उसके बाद अब 2024 में इसको ढूंढा गया है, और इसके लिए स्पेशल स्पेन से स्पेशल मतलब समुद्र के नीचे जाने वाले जो व्हीकल्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया, उससे ढूंढा गया। ओके, इंडियन एयरफोर्स की बात कर लें। अभी इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी। अब इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, जो भी घटना दुर्घटना आयोजन हुआ है उससे रिलेटेड। एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो यानी एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर का इसका हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में आयोजित किया गया, और इस दौरान सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ही उद्घाटन किया। और ये हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है विंग्स इंडिया, और दुनिया भर की जो विमान कंपनियां हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। विमान हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, इन सब के। ठीक है, चूँकि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा एविएशन मार्केट है, और बहुत सारी कंपनियां हैं, उनको जहाज़ों की ज़रूरत है, तो यहाँ कंपनियां आती हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 9वां पक्की पागा हार्निवल फेस्टिवल किस राज्य में जनवरी 2024 में आयोजित किया गया है? आंसर का इसका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये राज्य उत्सव है, यानी स्टेट फेस्टिवल है, और 18 से 20 जनवरी तक हुआ है, और इस दौरान वन्य जीव संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। गवर्नर है केवल त्रिविक्रम परनाइक। राजधानी ईटानगर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव जनवरी 2024 में आयोजित किया गया? आंसर का राजस्थान। ये राजस्थान में किया गया, बीकानेर में खास तौर पर, और ये 12 से 14 जनवरी तक। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव।
इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल। ओके, अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। और उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप तमाम एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होता है, और उसकी तैयारी हो पाएगी आपको मेंबरशिप प्लान के जरिए। अलग अलग तरह के मेंबरशिप प्लान हैं अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए, जैसे एसएससी, पुलिस और सीजीएल स्टेट के हैं, उन सब के एग्जामिनेशन के लिए बेसिक मेंबरशिप प्लान है, फिर बीपीएससी, फिर यूपीएससी का। और करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी शानदार हो सकती है। उसी में टेस्ट वगैरह, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, करंट अफेयर्स के मंथली टेस्ट, ये सब भी आयोजित किए जाते हैं। और करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी मिलता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, अगले समय तक मिलेंगे, और पिछले भी तमाम साल के मिल जाते हैं आपके एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। और संबंधित एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी होते हैं जिसमें सभी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, और एक हेल्पलाइन नंबर भी है, अगर कोई समस्या हो वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर ये रहा, डिस्क्रिप्शन में इसका ये नंबर भी दिया हुआ है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने दिसंबर महीने के लिए वर्ष 2023 का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस पुरुष खिलाड़ी को दिया? आंसर होगा पैट कमिंस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के हैं वो। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने दिसंबर महीने के लिए वर्ष 2023 प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस महिला खिलाड़ी को दिया है? यहाँ दिसंबर 2023 की बात हो रही है। आंसर होगा दीप्ति शर्मा, भारतीय खिलाड़ी को। ठीक है, तो उन्होंने दिसंबर में तीनों फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया, वनडे, टेस्ट और T20 में। ठीक है, तो इस वजह से उनको ये खिताब मिला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मेघालय गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। यह आयोजन हुआ था मेघालय में 15 से 20 जनवरी तक, मेघालय के तुरा शहर में, और पीए संगमा स्टेडियम था वो। ठीक है, तो ये आयोजन किया गया है, इंपॉर्टेंट। अच्छा, मेघालय गेम्स की जो शुरुआत हुई थी ना 2001 में हुई थी। मेघालय में मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा, गवर्नर है वहाँ के फागु चौहान, और राजधानी है शिलांग। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर नंबर 1 भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? क्या नाम है इनका? आंसर होगा आर प्रज्ञानानंद। क्या नाम है? आर प्रज्ञानानंद। तो 2023 टाटा स्टील टूर्नामेंट के चौथे दौर के दौरान वर्ल्ड चैंपियन जो चीन के हैं मूलतः, वो डिंग लिरेन, तो उनको हरा दिया इन्होंने, और इस जीत के साथ विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया। हर खेल के साथ, हर जीत के साथ पॉइंट्स मिलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, और जिनके पास ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर उनका स्थान ऊपर होता है। तो ये नंबर 1 भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आईसीसी की पहली महिला न्यूट्रल यानी तटस्थ अंपायर कौन बनी है? इसका आंसर होगा सू रेडफर्न। क्या नाम है? सू रेडफर्न, इंग्लैंड की है, और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका के बीच जो आगामी T20 इंटरनेशनल सीरीज है उसमें अंपायर करेंगी। न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि वो कहीं किसी भी विवाद के मुद्दे को सुलझाने का काम करेगी, तो दोनों पक्षों को सहायता देने का काम करेंगे। ठीक है, किसी विवाद पर सुलझाने का काम करेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। अगला क्वेश्चन, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आधिकारिक नारा यानी स्लोगन क्या है? आंसर होगा ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। हिंदी में कहेंगे इसको सर्दियों का सपना, एशिया के बीच प्यार। ये है 2025 में होने वाला है 9वां एशियाई शीतकालीन खेल, और वो आयोजन होना है चीन के हेइलोंग जियांग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभंकर क्या है? मस्कट। आंसर होगा इसका बिन बिन और नीनी। क्या है? बिन बिन और नीनी। बिन बिन और नीनी जो है ना वो साइबेरियाई बाघ शावक हैं, और वो इस खेल के प्रतीक के तौर पर हैं। अब अवार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, और सबसे पहले स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार देखते हैं 2023, जिसका अवार्ड दिया गया है कब? जनवरी 2024 में। तो क्वेश्चन होगा, 1 लाख से अधिक आबादी वाले किन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण
2023 का प्रथम पुरस्कार मिला। 2 शहर हैं, पूरे ऑप्शन में भी 2 शहर हैं। आंसर होगा इसका इंदौर और सूरत। ठीक है, तो ये दोनों 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर की कैटेगरी में है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये अवार्ड 11 जनवरी को दिए हैं, दिल्ली में जो कन्वेंशन सेंटर है भारत मंडपम, वहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के दौरान। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति ने सूरत और इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 यानी 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर के कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार दिया। तो इसमें इंदौर ने पहला स्थान कौन सी बार प्राप्त किया है? आंसर इसका 7वीं बार, 7th टाइम। इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है और सूरत गुजरात का शहर है। और ये अवार्ड किसकी ओर से जारी किए गए हैं? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, उसके मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, एक बार मैं टॉप 10 बता दूं। इंदौर नंबर 1, सूरत नंबर 1, नंबर 2 कोई नहीं है क्योंकि 2 जो है वो नंबर 1 पे चले आए हैं। तो यहाँ नंबर 3 है नवी मुंबई, नंबर 4 है विशाखापत्तनम, नंबर 5 है भोपाल, 6th है विजयवाड़ा, 7th है न्यू दिल्ली, 8th है तिरुपति, 9th है ग्रेटर हैदराबाद और 10th स्थान पर है पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लाख से कम आबादी वाले किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार दिया गया है? आंसर होगा सासवड। ये महाराष्ट्र का एक शहर है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की अगर रैंकिंग देखेंगे तो ये देख रहे हैं आप, नंबर 1 है सासवड, महाराष्ट्र का है। पाटन 2nd स्थान पर है, वो छत्तीसगढ़ का। लोनावाला वो हो गया महाराष्ट्र का 3रे स्थान पर। 4थे स्थान पर कराड है। कराड कहाँ का है? महाराष्ट्र का ही। और एक और 5वें स्थान पे है पंचगनी, ये महाराष्ट्र का ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस छावनी बोर्ड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का टॉप शीर्ष अवार्ड मिला है? आंसर का महू कैंट, ये मध्य प्रदेश में है। क्या है? महू कैंट को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और टॉप 5 ये देख रहे हैं आप। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में टॉप यानी शीर्ष अवार्ड किसे मिला है? आंसर का वाराणसी। वाराणसी को पहला स्थान मिला है। टोटल 88 गंगा शहर, उनमें से इनको चयनित किया है नंबर 1। तो 1 नंबर पर वाराणसी, दूसरे पर प्रयागराज, तीसरे पर बिजनौर, चौथे पर हैदराबाद और 5वीं पर है कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य यानी 100 से कम शहरी स्थायी निकाय वाले तो अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर का महाराष्ट्र। किसे? महाराष्ट्र, उसको सबसे ज्यादा स्कोर मिला है। ठीक है, और राज्य और उसके शहर की रैंकिंग देखेंगे तो नंबर 1 तो महाराष्ट्र है और उसमें महाराष्ट्र के जो बेहतरीन स्थान है नवी मुंबई और पुणे में। ठीक है, तो ये पूरी जो लिस्ट है यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एक करके। ओके, और ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आपको बताऊं कि जो भी जिस राज्य के हैं वो अपने राज्य के जो बेहतर शहर हैं उनका नाम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक तो राज्य की रैंकिंग है और दूसरी बात कि उनके शहर की रैंकिंग भी बताई गई है। ठीक है, बिहार है, पटना देश में 77 स्थान है। उसी तरह से दूसरे राज्यों की अगर हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का नोएडा और देश में 14वां स्थान है। ठीक है, अलग अलग राज्य हैं। अब निधन से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट। शायर मुनव्वर राना का निधन हो गया 14 नवंबर 2024 को। तो उन्हें किस पुस्तक के लिए उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका था? आंसर है इसका शाहदाबा। क्या है? शाहदाबा। मुनव्वर राना और उनकी एक किताब थी शाहदाबा, तो उसके लिए उनको ये अवार्ड मिला था। हालांकि उन्होंने 2015 में ये अवार्ड वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर क्लासिकल सिंगर प्रभा अत्रे का निधन हो गया 13 जनवरी 2024 को। तो उनको कौन सा सम्मान मिला था इनमें से? आंसर का उपरोक्त सभी, ये सारे सम्मान उनको मिल चुके थे। 92 ईयर की थी प्रभा अत्रे, हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। अगर सवालों कि कब कौन सा अवार्ड मिला था, तो 1990 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2022 में पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया था।
अब पुस्तक लेखक देख लेते हैं। पुस्तक है गांधी अलाइव इन 3 कैंपेन्स। तो उसके लेखक कौन है इस बुक को जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया है? आंसर का MJ अकबर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पूर्व विदेश राज्य मंत्री। ठीक है, और इसकी जो प्रस्तावना है वो इस बुक में वो लिखा है नटवर सिंह ने, के नटवर सिंह ने। अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखते हैं हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण है। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, तो उसके सदस्य देशों का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर का कंपाला। कंपाला कहाँ है? युगांडा की राजधानी है, तो वहीं पर ये आयोजन किया गया है गुट निरपेक्ष आंदोलन का। ये 19वां शिखर सम्मेलन है और इस बार की थीम क्या थी? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए गहन सहयोग। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए गहन सहयोग। अगला क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नैम के 19वें शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आंसर का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। ठीक है, तो भारतीय प्रतिनिधि मंडल गया पूरा। अच्छा, इस समिट में 120 से अधिक विकासशील देशों ने ये मंच साझा किया है, वहाँ पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की सालाना मीटिंग किस शहर में जनवरी 2024 में हुई है? आंसर का दावोस, ये स्विट्जरलैंड में है। दावोस ये शहर, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और थीम थी इस बार की रीबिल्डिंग ट्रस्ट यानी विश्वास का पुनर्निर्माण। ठीक है, मीटिंग की ये थीम थी। अच्छा, हर साल दावोस में ही होता है ये थीम जो है ना, वो अभी युद्ध और संकटों से जो बिखरती हुई दुनिया है उसको ध्यान में रखते हुए ये थीम रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से दुनिया में कितने प्रतिशत नौकरियां जाने का खतरा है? आंसर होगा 40%, 40% नौकरियां वो जा सकती हैं, उनकी जगह वो काम AI करेगा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो चीफ है यानी मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, तो उनका कहना है कि दुनिया भर में जॉब सिक्योरिटी के लिए AI खतरनाक साबित होगा, हालांकि उससे बहुत फायदे भी होने वाले हैं। ओके, और अब हम लोग विदेश की ओर चलेंगे। उसमें सबसे पहले पश्चिम एशिया को देखते हैं। हमने एक काम किया है कि मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया को ना एक अलग कैटेगरी बना दिया है। आपको PDF में ये देखने को मिलेगा, क्योंकि पश्चिम एशिया हमारे पड़ोस में ही है और वहाँ पर बहुत सारी गतिविधियाँ चल रही हैं। एक तो इजराइल हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, दूसरा यमन में जो हूती विद्रोही हैं वो उन्होंने कोहराम मचाया हुआ है, तीसरा ईरान ने कई देशों पर बम बरसा दिए हैं। तो पूरा जो पश्चिम एशिया है यानी जो मिडिल ईस्ट है वो मतलब टेंशन भरा है, इसलिए ये टॉपिक अलग कर दिया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन होगा, और हाँ दोस्तों, पसंद आ रहा हो लाइक बटन जोर दबा देना और दोस्तों को शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों को। तो क्वेश्चन होगा, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला दुनिया का तीसरा देश कौन है? आंसर होगा ईरान। तीसरा देश ईरान है पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला। ईरान से पहले भारत ने सितंबर 2016 में और अमेरिका ने 2011 में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक मतलब किसी काम को अंजाम देने के लिए वहाँ पर एक कदम उठा देना, कार्रवाई कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान ने पाकिस्तान में किस आतंकी संगठन के ठिकानों पर जनवरी 2024 में बम बरसाए? आंसर है जैश अल अदल। क्या है? जैश अल अदल। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान ने भी ईरान में घुसकर बलोच लिबरेशन आर्मी के ठिकानों पर हमले किए हैं। ठीक है, तो मैप में यहाँ पर ईरान है और इधर वाला जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ये पाकिस्तान है और ये बलूचिस्तान है। ठीक है, और ये खबर ये आ रही है, मतलब पुख्ते तौर पर नहीं आ रही, सोर्सेज के हवाले से मीडिया में खबर आ रही है कि पहले तो मतलब जो ईरान ने बम बरसाया, फिर पाकिस्तान ने बम बरसाया यहाँ पर, तो इसमें मध्यस्थता का काम किया है चीन ने। अभी जो अचानक से देख रहे हैं कि एक दोनों देशों ने तो बमबारी की, एक दूसरे पर हमले किए, उसका शांति छा गई है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सरकार की ओर से कोई नहीं बोल रहा है। हाँ, उसके दूसरे लोग ज़रूर वहाँ बोल रहे हैं पाकिस्तान में, ईरान में, लेकिन सरकार की ओर से कोई बयान भी नहीं आ रहा है।
वजह है इसकी चीन। देखिए बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह बन रहा है, ग्वादर पोर्ट है जो कि चीन बना रहा है। चीन ने यहाँ से अपना एक कॉरिडोर बनाया है, पीओके से होता हुआ यहाँ आ रहा है और यहाँ से सामान वगैरह अपने ले जाने के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ टेंशन बढ़ता है तो चीन को समस्या हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे में चीन यहाँ पर आया है और चीन जो है वो नहीं चाह रहा है कि ये पश्चिम एशिया में यानी मिडिल ईस्ट में कोई तनाव फैले, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए कि जो स्थान अमेरिका लेता था पहले, अब कुछ कुछ जगहों पर चीन वो भूमिका निभाने लगा है। अब बाकी विदेश के कंटेंट लेते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन होगा चीन और फिलीपींस किस समुद्र में टकराव कम करने पर जनवरी 2024 में सहमत हुए हैं? आंसर का दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी। पिछले एक साल से बड़ा ही भयानक तनाव था वहाँ पर दक्षिण चीन सागर में और दोनों ने तय कर लिया कि अब वो विवाद नहीं करेंगे, ठीक है। फिलीपींस, उसकी राजधानी है मनीला, राष्ट्रपति हैं बोंगबोंग मार्कोस, ओके। मुद्रा है वहाँ की फिलीपीन पेसो। और चीन के तो जानते ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग, राजधानी बीजिंग है, मुद्रा क्या है चाइनीज येन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश ने दक्षिण पश्चिमी रेगजेंस प्रायद्वीप में शक्तिशाली भूकंप के बाद ज्वालामुखी विस्फोट की डर से आपातकाल की घोषणा की? बड़े भयानक तरीके से वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और लावा, घरों को लावा ने तहस नहस कर दिया है। आंसर का आइसलैंड, क्या है आइसलैंड, ठीक है। तो रेगजेंस प्रायद्वीप है, वहाँ पर ये विस्फोट हुआ है, लगातार विस्फोट हो रहा है इस तरीके से। और यहाँ देख रहे हैं कॉलोनी है, घर है, अचानक से फट पड़ा यहाँ और लावा इस ओर आ गया, लोगों को भागना पड़ा है, ठीक है। तो ये जो देश है आइसलैंड, ये उत्तरी ध्रुव के पास है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। डेनमार्क के नए सम्राट कौन बन गए, नए राजा, नए सम्राट? आंसर होगा फेडरिक एक्स, फेडरिक एक्स। आंसर होगा फेडरिक एक्स। 14 जनवरी को उन्होंने नए सम्राट के तौर पर ज्वाइन कर लिया है, मतलब पदभार स्वीकार कर लिया है। अगला क्वेश्चन, ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? आंसर होगा विलियम लाई चिंगते, विलियम लाई चिंगते। ताइवान की सत्तारूढ़ पार्टी है वहाँ के पहले वो उपराष्ट्रपति थे, अब वो राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं और चीन के खिलाफ में वो बयान देते रहते हैं, चीन के विरोधी हैं, ठीक है। अच्छा, ताइवान का असली नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू की प्रजाति घूमती हुई पाई गई जो हिमालयी काले भालू से बिल्कुल अलग है? आंसर का इसका सिक्किम, सिक्किम में ये मिले हैं। ये भालू तिब्बती भालू हैं जो वहाँ पहली बार ऐसा देखने को मिला है, तो उसके संरक्षण के लिए वहाँ भी काम शुरू हो चुका है। सिक्किम की बात कर रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और राजधानी गंगटोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब दिवस से रिलेटेड, और अब हम लोग इस वीडियो के आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? आंसर का इसका 16 जनवरी को, ठीक है, 16 जनवरी को। ये 2016 से मनाया जा रहा है, 16 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 12 जनवरी को। उद्देश्य क्या है? विवेकानंद का जन्म इसी दिन हुआ था 1863 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 15 जनवरी को। भारतीय सेना दिवस क्यों मनाया जाता है इस दिन? क्योंकि जनरल करियप्पा वो सेना के कमांडर बने थे, सुप्रीम कमांडर बने थे उस दौरान, ठीक है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वीकली, और अब आप लोग PDF डाउनलोड कर लेना जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है, और टेस्ट भी देना वीकली। फिर अगले सप्ताह जो वीकली करंट अफेयर्स आएगा उसमें टॉप 10 जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ओके, बाय।